क्लास, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सब लोग के टेस्ट अच्छे खासे गए हो। जनवरी एंडिंग में वापस टेस्ट होंगे, अभी से पढ़ाई करिए, ठीक है। जो लोग रेगुलर लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहे थे या बीच में उन्होंने लेक्चर मिस किया था, मैंने उनको लेक्चर से निकाला है। अगर आप लेक्चर्स अटेंड करते हैं, एक आधा मिस कर देते हैं और उसी दिन मैं आपको निकाल देता हूँ, वापस मैसेज करिए, मैं ज्वाइन कर दूंगा आपको, ठीक है। बट लेक्चर रेगुलरली अटेंड करिए। टाइमिंग जो चेंज हो रहा है आप लोग भी जानते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग के स्कूल सब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं, सो मॉर्निंग में उनको जमता नहीं है लेक्चर्स अटेंड करने के लिए, इसलिए हमने वापस इवनिंग में टाइम को शिफ्ट किया, ठीक है। इवनिंग भी टाइम बहुत अच्छा है, आप लोगों ने अच्छी तरह से रेगुलरली लेक्चर अटेंड करने हैं, मिस नहीं करने हैं, ठीक है। लास्ट का जो टॉपिक था वो टॉपिक था एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर आपको याद आएगा तो, ठीक है। दो तरह के एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट्स के बारे में हमने बात किया था, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 होता है और अगर थीटा लेस देन 90 होता है, ठीक है। थीटा ग्रेटर देन 90 होता है तो आप इसको ऑब्ट्यूज एंगल के नाम से जानते हैं, और अगर थीटा लेस देन 90 होता है तो आप इसको अक्यूट एंगल जैसा बोलते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपको दो चीजों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देता है, एक है वेटाबिलिटी और दूसरा है आपका कैपिलरी एक्शन, ठीक है। वेटाबिलिटी और कैपिलरी एक्शन थीटा ग्रेटर देन 90 वाले लोग ही दिखा सकते हैं, यानी कि जिनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से ज्यादा होगा वही वेटाबिलिटी और कैपिलरी एक्शन दिखा सकते हैं। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, कौन लेस देन 90 होगा, यानी कि अक्यूट, बराबर। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये बात सबको समझ में आ गई थी? एवरीबॉडी वाज ओके विद दिस थिंग? एनी डाउट्स यू वांट टू आस्क मी इन दिस थिंग? सब लोगों को ये समझ में आ गया था? कोई डाउट किसी को? बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, चलिए आज हम देखने जा रहे हैं, इसी चीज को थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम मैं आपके लिख देता हूं, शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन अ सॉलिड सरफेस, ठीक है। अच्छी तरह से बात को समझे, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक सरफेस है इस तरह से, और उस सरफेस के ऊपर एक लिक्विड का ड्रॉप इस तरह से गिरा हुआ, ठीक है। ये जो चीज आप देख रहे हैं यहां पे, दिस इज अ सॉलिड सरफेस, ये एक सॉलिड है, ठीक है। और ये आप जो देख रहे हैं ये एक लिक्विड है, ठीक है। दिस इज लिक्विड, और आप देख के ही समझ गए होंगे कि ये वाटर है, जिसके बारे में मैं पिछले लेक्चर में भी बात कर रहा था। अब हमें इस लिक्विड के ऊपर सरफेस टेंशन नाम की फोर्सेस को ड्रॉ करना है, ठीक है। सरफेस टेंशन जो फोर्स होती है, जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं, इतने दिनों से बातचीत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सरफेस टेंशन इज अ टैंजेंशियल फोर्स। कैसी फोर्स होती है?
वो एक टेंजेंशियल फोर्स होती है टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ये बात हरदम याद रखें। कैसे टेंजेंशियल फोर्स होगी, जरा बातचीत करते हैं। सपोज कीजिए हम ये वाला पॉइंट को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो एक सरफेस टेंशन ऐसे लग रहा है, इसको हम T1 नाम दे देते हैं। एक सरफेस टेंशन इधर लग रहा है, हम उसको T2 नाम दे देते हैं। एक सरफेस टेंशन हो सकता है इधर लग रहा है, हम उसको T3 नाम दे देते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैंने 3 तरह के सरफेस टेंशंस यहां पे बनाए हैं। हर एक तरह के सरफेस टेंशन का अपना अपना महत्व है। जैसे कि जो T2 नाम का सरफेस टेंशन आपको लगता हुआ दिखाई दे रहा है, वो T2 नाम का सरफेस टेंशन पानी को इस तरफ खींच रहा है, T1 ऊपर की तरफ खींच रहा है, T3 अंदर की तरफ खींच रहा है। हर जगह पे लगने वाली फोर्सेस हम बना रहे हैं। अगर मैं इन सब चीजों को एक साथ लिखने की कोशिश करूं तो कैसे लिख सकता हूं? अगर ये एंगल थीटा एंगल है और मैं इस सरफेस टेंशन को अगर मैं रिजॉल्व करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे और ऐसे, यानी कि T1 साइन थीटा एंड T1 कॉस थीटा। पहली बात तो 1, 2 और 3, ये 3 सरफेस टेंशंस पहले अच्छी तरह से देख लीजिए। तीनों सरफेस टेंशंस किसी भी लिक्विड ड्रॉप के ऊपर लगेंगे अगर वो किसी सरफेस के ऊपर गिरा हुआ है तो, ठीक है। एक लेफ्ट, एक राइट और एक ऊपर टेंजेंट की तरह, ठीक है। अब इस T1 नाम के सरफेस टेंशन को मैंने 2 भाग में रिजॉल्व किया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट T1 साइन थीटा हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट T1 कॉस थीटा हो जाएगा। इसकी मदद से हम ये लिख सकते हैं कि T2 बराबर T1 कॉस थीटा प्लस T3। कभी अगर आपने बचपन में लॉज ऑफ मोशन नाम का चैप्टर पढ़ा होगा तो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में यह पढ़ाया जाता है कि जो भी ऑपोजिट वेक्टर्स होते हैं हम उनको इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्वल मान सकते हैं। T2 नाम का जो वेक्टर है वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। T1 वाला वेक्टर आपको राइट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, T3 वाला वेक्टर आपको राइट में जाता दिखाई दे रहा है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड के सारे वेक्टर को राइट हैंड साइड के सारे वेक्टर्स के साथ बराबर कर दिया। और ये कंडीशन हम तब लगा सकते हैं जब इक्विलिब्रियम कंडीशन हो। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब आपको समझता है कि क्या होता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है कि हम इस चीज को रेस्ट पे कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम इस चीज को रेस्ट पे कंसीडर करेंगे तो जो भी चीज लेफ्ट हैंड साइड में जितनी फोर्स लगा रही है और राइट हैंड साइड में जितनी फोर्स लग रही है वो दोनों फोर्सेस मिला के बराबर होंगे। इसलिए T3 राइट हैंड साइड में था, T1 cos थीटा राइट हैंड साइड में था, तो उन दोनों को मिला के हम लोग ने बराबर कर दिया। यहां से आप cos थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। cos थीटा की वैल्यू आएगी T2 माइनस T3 अपॉन T1। क्या किया? एक ड्रॉप कंसिडर किया किसी भी सरफेस के ऊपर, उस ड्रॉप में 3 सरफेस टेंशन बनाए, एक सरफेस टेंशन को रिजॉल्व भी किया और इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड किया। क्या यह चीज मर्क्यूरी के साथ की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। कैसे मर्क्यूरी के साथ करोगे? वापस एक सरफेस कंसीडर करो, ये एक
सॉलिड सरफेस आपने कंसिडर किया। इसके ऊपर अगर आप मर्क्यूरी बनाएंगे तो कैसा बनेगा? ऐसा मर्क्यूरी बनेगा, आप जानते हैं। अब जरा यहां पे सरफेस टेंशन बना के दिखाओ कैसे बनेगा। इस पॉइंट पे टच हो रहा है, यहां से एक एरो मार्क लेके जाओ, इसको T2 नाम दो। यहां से एक एरो मार्क ऊपर की तरफ लेके जाओ, इसको T1 नाम दो। यहां से एक एरो मार्क ऊपर की तरफ इधर लेके जाओ, T3 नाम दो। आप देख सकते हैं जहां जहां टच हो रहा है वहां वहां पे एक एरो मार्क बनाना है, एक यहां यहां यहां। सिमिलर मैंने यहां पे भी बनाया, पर ये मैंने किसके लिए बनाया? ये व्यक्ति कौन है? इनका नाम है मर्क्यूरी। अब अगर आप नोटिस करेंगे, अब अगर आप नोटिस करेंगे तो ये पूरा एंगल थीटा है, ठीक है। तो अगर आप इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आप कैसे रिजॉल्व करेंगे? एक इधर एक इधर, बराबर। तो अगर आप इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं तो किस तरह से होगा रिजॉल्विंग? ये बनेगा T1 cos थीटा, T1 sin थीटा, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख के बताओ, तो कैसे बताओगे? पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितने वेक्टर है। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे 2 वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, तो उनका नाम लिखो T1 sin थीटा प्लस T2 इक्वल टू साइन डालो। राइट हैंड साइड में कितने वेक्टर दिख रहे हैं? एक वेक्टर T3, काम खत्म। आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के वेक्टर्स को राइट हैंड साइड के वेक्टर्स के इक्वेट कर रहे हैं। सिमिलर आपने यहां पे भी किया, पर यहां पे रिजॉल्विंग थोड़ा अलग है। यहां पे रिजॉल्विंग थोड़ा अलग है, और जिन लोग को रिजॉल्विंग के बारे में ही जानकारी नहीं है उन लोग को ये थोड़ी अजीब चीज लगेगी, क्योंकि सर आप कभी यहां पे टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ ले रहे हो, यहां पे आपने ऊपर की तरफ टी साइन थीटा लिया था। ऐसा क्यों सर? एंगल पे डिपेंड करता है। जिस चीज के साथ एंगल बनता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, और जिस चीज के साथ एंगल नहीं बनता वो साइन कंपोनेंट होता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है हर बार, ठीक है। रिजॉल्विंग थोड़ा अलग से दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए। यहां का जो रिजॉल्विंग है उसको जरा अलग से देख लीजिए। यहां का जो वेक्टर है वो इस तरह से जा रहा है, देखो ये इस तरह से T1 है, यहां पे थीटा बन रहा है, तो मैंने उसको इस तरह से रिजॉल्व किया है, ठीक है। ये लिखा है मैंने T1 cos थीटा, ये मैंने लिखा है T1 sin थीटा। जिसके साथ थीटा बनेगा वो cos, जिसके साथ थीटा नहीं बनेगा वो sin। तो आप इसको इसको मैच करके देख लो कि मैंने कैसे बनाया हुआ। अगर सिमिलर मैं यहां पे आपको बना के दिखाऊं तो ये आपकी सरफेस, ये आपका वेक्टर, और ये एंगल आपका थीटा, ठीक है, पूरा का पूरा। तो आप इसको भी रिजॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसको रिजॉल्व और तरीके से करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको यहां से मिटा दूं, आप इसको ऐसे भी रिजॉल्व कर सकते हो। इस वेक्टर को आप ऐसे लिखो, एक ऐसे ला लो, ये आपका सरफेस, ये आपका वेक्टर, और ये एंगल है आपका थीटा, ठीक है। सर राइट साइड में भी T1 ले सकते हैं ना? आप T1 कहीं भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, जिस वेक्टर को जो लेना आप ले सकते हो, उसका कोई लफड़ा नहीं है। देखो टैंजेंट आपने कहां बनाना है पता है क्या? देखो टैंजेंट आपने कहां बनाना है मैं आपको समझाता हूं। जहां पे लिक्विड टच हो रहा है, यहां पे लिक्विड टच हुआ, 1 2 3, ये 3 टैंजेंट है जो सरफेस टेंशन का रोल प्ले कर रहा है। आराम से बात को समझो, सिंपल है। जैसे मर्क्यूरी यहां टच हुआ, 1 2
3, खत्म। उसके अलावा कहीं और बन सकता है क्या? या तो इसको राइट हैंड साइड में खींचा जा सकता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड में खींचा जा सकता है, या तो ऊपर खींचा जा सकता है। बस इन 3 के अलावा कहीं पे भी खींचा नहीं जाएगा। जहां पे सॉलिड के साथ टच हो रहा है बस वहां पे 3 आपको सरफेस टेंशन के टैंजेंट बनाने हैं। एवरीबडी इज गेटिंग दैट थिंग? टैंजेंट वाली बात सब लोग को समझ में आ रही है क्या? पहले मुझे उसके लिए हाँ या ना बोल दो। एवरीबडी इज गेटिंग टैंजेंट मैंने कहां कहां बनाया? टैंजेंट यानी कि सरफेस टेंशन मैंने कहां कहां बनाई, ये बात सबको समझ में आ रहा है ना? सबका रिप्लाई आना चाहिए मुझे। लेफ्ट, राइट और ऊपर। मर्क्यूरी के केस में भी लेफ्ट, राइट और ऊपर। ठीक है? जिनको रिजॉल्विंग नहीं आता उनको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में अगर रिजॉल्विंग पक्का नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि अलग से आपको रिजॉल्व करके दिखाऊं। ठीक है? यहां पे ध्यान से रिजॉल्विंग चेक करो। फर्स्ट वाले केस का मैंने रिजॉल्विंग कैसे किया, सेकंड वाले केस का रिजॉल्विंग नहीं किया तो भी चलेगा, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। फिलहाल फर्स्ट वाले केस का रिजॉल्विंग भी चेक कर लिया तो भी चलेगा आपको। रिजॉल्विंग फर्स्ट वाले केस का रिजॉल्विंग समझ में आ रहा है? T1 वेक्टर देख के रखो, एंगल थीटा बना रहा है, यहां पे एंगल थीटा है, T1 cos थीटा, T1 sin थीटा। इक्विलिब्रियम कंडीशन, और अगली वाली भी कंडीशन इक्विलिब्रियम ही होगी। डन। बढ़ू आगे। पक्का? ठीक है, चलो अब इस चीज को हम लोग थोड़ा हटा देते हैं, सिर्फ इस चीज के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। किस चीज के ऊपर? सिर्फ इस चीज के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, और इस फॉर्मूले के ऊपर हमें थोड़ा और कंसंट्रेट करना है कि किस तरह से चीजें हम देख सकते हैं। ठीक है? चलिए मुझे एक बात बताइए, एक काम करता हूं मैं। हाँ ठीक है, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको एक केस बोलूं, केस 1, बिल्कुल आराम से देख के और सोच के मुझे जवाब देना। ठीक है? अगर मैं आपको ये बोलूं कि T2 नाम का सरफेस टेंशन ग्रेटर है T3 नाम के सरफेस टेंशन से, ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आता है, क्या होगा? दो ऑप्शंस मैं आपके सामने देता हूं। ऑप्शन ये है, लिक्विड फैलेगा। ऑप्शन बी, लिक्विड स्फीयर बनाएगा। बोलो, अगर T2 नाम का फोर्स T3 नाम के फोर्स से ज्यादा है तो इसमें आपको क्या लगता है? लिक्विड फैलेगा? कॉमन सेंस वाली बात है। पक्का? अच्छा ठीक है, चलो और एक बात बताओ, और एक बात बताओ, थीटा के बारे में आपका क्या ख्याल है? अक्यूट रहेगा कि ऑब्ट्यूज रहेगा? अगर T2 इज ग्रेटर देन T3 तो थीटा के बारे में क्या होगा? मुझे लगता है थीटा अक्यूट रहेगा। आप खुद ही बोल रहे हो थीटा अगर लिक्विड फैलेगा तो एंगल ऑब्ट्यूज कैसे बन सकता है? एंगल ऑब्ट्यूज कैसे बन सकता है? बराबर है ना? बराबर है। क्या केस 1 सबको समझा? क्या केस 1 सबको समझा कि अगर T2 नाम का फोर्स T3 नाम के फोर्स से ज्यादा है तो एंगल जो है वो अक्यूट एंगल बनेगा, क्योंकि लिक्विड को लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा खींचा जाएगा। लिक्विड को लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा खींचा जाएगा, और अगर लिक्विड को लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा खींचा जाएगा
तो ऑब्वियस ही बात है लिक्विड फैलने वाला है। चलो और एक ऑप्शन देता हूं मैं आपको, ठीक है, ये होगा हमारा केस 2। अगर मैंने आपको बोला कि T3 ग्रेटर देन T2 है तो क्या होगा, देख के चलो। T3 ग्रेटर देन T2 है तो क्या होगा? अब ऑप्शन बी आएगा, अब ऑप्शन बी आएगा, पक्का? आर यू श्योर ऑप्शन बी आएगा? केस 1 के लिए ऑप्शन ए आने वाला है और केस 2 के लिए ऑप्शन बी आने वाला है। थीटा के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, अब थीटा एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। जिन लोगों को बातें समझ में नहीं आ रही, कृपया करके डायग्राम बहुत अच्छी तरह से देखें, बात को समझें। ऐसा समझे कि कोई इंसान इस लिक्विड को इस तरफ खींच रहा है और इस तरफ भी खींच रहा है, पर इस तरफ से खींचने वाला इंसान ज्यादा जोर से खींच रहा है तो लिक्विड नीचे की तरफ गिरेगा, और अगर लिक्विड नीचे की तरफ गिरेगा मतलब वो फैलेगा, तो ये एंगल और कम होगा, और अगर एंगल कम होगा तो ऑब्वियसली बात है एक्यूट होगा। ठीक है, पर हमने थीटा राइट को लिया तो थीटा राइट को कैसे लोगे बेटा? कल एंगल ऑफ कांटेक्ट आपने नहीं पढ़ा साइराज? एंगल ऑफ कांटेक्ट पानी के अंदर होता है बेटा, पानी के बाहर नहीं होता। फिर तो आप कैसे ये वाले एंगल को थीटा लोगे? चलेगा? कैन यू टेक दिस एंगल एज थीटा? नहीं ना, पानी के अंदर वाला थीटा के बारे में बात करना है ना हमको। तो अगर T2 बड़ा होगा तो थीटा, ये पानी के अंदर वाला थीटा घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना। अगर लिक्विड लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, मतलब आपको मैं दिखाता हूं डायग्रामेटिकली, आपको दिखाता हूं। इफ यू वांट इट डायग्रामेटिकली सी, अगर ये सरफेस है, इफ दिस इज अ सरफेस एंड इफ दिस इज द लिक्विड, यहां पे एक फोर्स लग रही है T2, यहां पे एक फोर्स लग रही है T3, यहां पे एक फोर्स लग रही है T1, और अगर मैं आपसे बोलूं कि T2 इज ग्रेटर देन T3, तो धीरे धीरे आपका डायग्राम कैसे दिखेगा आपको? धीरे धीरे आपका डायग्राम कैसे दिखेगा आपको? अभी ये एंगल थीटा है, धीरे धीरे आपका डायग्राम ऐसा बनेगा, देखो। ये देखो, आप देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक के केस में पहली बात तो आपने क्या नोटिस की? लिक्विड फैलेगा प्लस थीटा अक्यूट बनता जाएगा, यानी कि लेस देन 90 और लेस देन 90 होते जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि T2 वाला फोर्स ज्यादा था। अब आइडिया आ रहा है सब लोग को? फैलने का मतलब समझ में आ रहा है सब लोग को? फैलने का मतलब क्या होता है? बराबर है। और अगर सिमिलर सिचुएशन में आपको यह बोलूं कि नहीं, T3 बड़ा है, T3 इज ग्रेटर देन T2, तो अब क्या हो जाना है? अब क्या हो जाना है इसमें? लिक्विड ऐसा हो जाएगा, यानी कि मर्क्यूरी बन जाएगा। लिक्विड कितना भी फैलेगा तभी भी एंगल ही बनेगा। हाँ, लिक्विड कितना भी फैले तभी भी थोड़ा बहुत एंगल तो बनेगा। लिक्विड कितना भी फैले तभी भी थोड़ा बहुत एंगल तो बनेगा। बोलो, क्लियर है? केस 1 केस 2 सब लोग के दिमाग में क्लियर है कि कौन सा वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए तब लिक्विड फैलेगा, और कौन सा वाला फोर्स कम होना चाहिए तब लिक्विड आपको स्फीयर बनाते हुए दिखाई देगा। ठीक है पूजा, अगर T3 ज्यादा है, अगर T3 ज्यादा है, ठीक है, ये देखो डायग्राम में बिल्कुल ध्यान से देखो। समझो आपके पास ऐसा लिक्विड है, ठीक है, एक फोर्स यहां लग रही है वो T3 है, एक फोर्स यहां लग रहा है वो T2 है, एक फोर्स यहां लग रहा है वो T1 है। T3 इज ग्रेटर देन T2, तभी तो लिक्विड को यहां पे खींच के स्फेरिकल सरफेस बनाया जा रहा है ना।
अगर T2 बड़ा होता तो लिक्विड इस तरफ खींच के फैलता जैसे पानी फैल रहा है। ये देखो, T2 बड़ा होने पे पानी दिख रहा है कितना, पहले पानी का बल्ज देखो, पहले पानी कितना बल्ज में था और अब पानी कितना फैल गया, देखो जरा। तो ये पानी के फैलने के पीछे किसका हाथ है? T2 नाम के फोर्स का हाथ है, जो लेफ्ट हैंड साइड में पानी को खींचता है। पर अगर आप इसको राइट हैंड साइड में खींचेंगे तो वो एक मर्क्यूरी का पक्का ड्रॉप बन जाएगा। गेटिंग इट? अरे लड्डू, लड्डू बनाए कभी? लड्डू बनाए कभी? अच्छा, दो चीज बनानी है अगर आपको ये चीज समझनी है तो, एक लड्डू बनाना है और कभी आटा गूंथते समय आप अगर चपाती बनाते हैं तो चपाती बनाने के लिए अगर आप फोर्स लगाते हैं अपने बेलन से तो कहां लगाते हैं? बाहर की तरफ लगाते हैं कि अंदर की तरफ लगाते हैं? मुझे खाली ये बताओ। चपाती बनाते समय जो फोर्स लगती है वो फोर्स कहां लगाते हो? बाहर की तरफ लगाते हो ना, है ना? तभी तो चपाती और पतली बनती जाती है। आउटसाइड की तरफ लगाते हो चपाती। अगर मैं इसको बोलूं इसको पतला करना है, इस चीज को पतला करना है, तो इस चीज को पतला कैसे करोगे? T2 लगा के करोगे, T3 लगा के करोगे? T2 लगा के पतला होगा ना भाई। पर अगर मैं आपको बोलूं इस चीज को मोटा करना है तो आप लड्डू बनाने समय ना अंदर की तरफ फोर्स लगाते हो। लड्डू बनाने समय आप अंदर की तरफ फोर्स लगाते हो, T3 में फोर्स लगाते हो। तो मर्क्यूरी के केस में लड्डू बनाना है तो लड्डू बनाने समय अंदर की तरफ कौन सी फोर्स है? T3, उसको लगाओ तो वो लड्डू बनेगा। लड्डू मतलब मर्क्यूरी बनेगा। आ रहा है दिमाग में? आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सब लोग को समझ में आ रहा है T3 कब भारी होगा और T2 कब भारी होगा? एवरीबडी इज गेटिंग एन आइडिया? सिर्फ ऐसी हा ना नहीं बोलना है, इमेजिन भी होना चाहिए आप लोगों को कि मैं क्या बात कर रहा हूं। क्लियर? डन? कैन आई मूव फॉरवर्ड? अदिति, क्या चाहिए? अदिति, डन? लड्डू और चपाती, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या? अब हमें समझना है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? एंगल ऑफ कांटेक्ट को क्या क्या चीजें इफेक्ट कर सकती है, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहला, द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड इन कॉन्टैक्ट। इसको मैं जरा एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं। दो लोगों के नेचर की बात हो रही है। कौन है वो दो लोग जिनकी नेचर की बात हो रही है? पहला बंदा है जिसकी नेचर की बात हो रही है वो है लिक्विड, और दूसरा बंदा है जिसकी नेचर की बात हो रही है वो है सॉलिड। अब लिक्विड के नेचर की बात तो आप पहले से ही जानते हैं, जैसे कि लिक्विड या तो वाटर हो सकता है या तो मर्क्यूरी हो सकता है। तो आप जानते हैं कि इनके बेसिस पे इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90, इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका सरफेस टेंशन कम होता है, इसका सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। तो लिक्विड का नेचर आपको पिछले लेक्चर में समझाया गया, पर जरा सॉलिड का नेचर भी तो समझिए। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझते हैं कि आपने लिया वाटर, आपने क्या लिया? आपने लिया वाटर, और आपने वाटर को गिराया ग्लास पे, और आपने वाटर को गिराया वुड पे। बताओ पानी ज्यादा कहां फैलेगा, ग्लास पे कि वुड पे?
कम ऑन कम ऑन कम ऑन, नेचर ऑफ सॉलिड के बारे में समझना है ना. यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द नेचर ऑफ द सॉलिड. पानी लिया, पानी को ग्लास पे डाला, वुड पे डाला, पानी ज्यादा कहां फैलेगा? सिंपल सी बात है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा कहां होगा? थीटा ज्यादा कहां होगा? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा कहां होगा और कम कहां होगा? इस सवाल का जवाब दे दो, या तो ऐसा बोल दो कि कहां ज्यादा फैलेगा. मुझे ऐसा लगता है कि पानी ग्लास पे फैलेगा ज्यादा और उसका थीटा ग्लास पे कम होगा. वुड पे पानी फैलेगा कम और उसका थीटा ज्यादा होगा. क्या ये इस बात पे आप एग्री करते हैं? देखो, पानी ही लिया, पानी ही लिया, पर पानी दो अलग अलग सॉलिड्स पे अलग अलग तरह से बिहेव कर रहा है. पानी जो है वो ग्लास में अलग तरह से बिहेव कर रहा है, वुड पे अलग तरह से बिहेव कर रहा है, क्योंकि ग्लास पे पानी ज्यादा फैलता है और वुड पे पानी कम फैलता है. क्या ये बात आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो? नहीं पूजा, हम एब्जॉर्ब की बात नहीं कर रहे. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एब्जॉर्प्शन एंड ऑल दैट. वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन फैलता है कि नहीं फैलता है, बस. कोई भी ग्लास ले लो, कोई भी ग्लास ले लो, ठीक है, नॉट द पानी का ग्लास. डेस्क के ऊपर ग्लास रखा होता है, किसी भी डेस्क के ऊपर ग्लास रखा होता है, समझो किसी डेस्क के ऊपर जो ग्लास रखा है उस पर पानी गिर गया. तो मेरा सवाल आपसे यह है कि पानी ग्लास पे ज्यादा फैलेगा कि वुड पे ज्यादा फैलेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा. क्या लगता है आप लोगों को? इमेजिन करके बताओ. कम ऑन कम ऑन, पानी ज्यादा किस पे फैलेगा? ग्लास पे फैलेगा कि वुड पे फैलेगा? बहुत ही अच्छा. और एक बात बताओ, अगर कोई चीज ज्यादा फैलती है तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होता है कि बढ़ता है? ज्यादा फैलने वाली चीजों का एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होता है कि बढ़ता है? डिक्रीज होता है. तो क्या मैंने यहां पे कुछ गलत लिखा है? हैव आई रिटन एनीथिंग रॉन्ग हियर? अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकता है. एनी डाउट्स यू कैन आस्क. डिस्कशन कर सकते हैं. एंगल ऑफ कांटेक्ट लिक्विड पे तो डिपेंड करेगा, पर इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि उस लिक्विड को आप कौन से सॉलिड के ऊपर डालते हो. आ रही बात समझ में? पानी ग्लास के मामले में कम एंगल ऑफ कांटेक्ट दिखा रहा है और पानी वुड के मामले में ज्यादा एंगल ऑफ कांटेक्ट दिखा रहा है. तो पानी दो अलग अलग चीजों पे अलग अलग जैसा क्यों बिहेव कर रहा है? क्योंकि सॉलिड बदल रहा है. ग्लास में स्मूथ सरफेस है तो पानी ज्यादा फैलेगा, वुड में स्मूथ सरफेस नहीं है तो कम फैलेगा. सिंपल सी बात है. पानी का सरफेस टेंशन उतना ही है, पानी के सरफेस टेंशन का कहानी उतना ही है. बस बात ऐसी है कि ग्लास ज्यादा स्मूथ है, ग्लास ज्यादा स्मूथ है, इसलिए ऐसा हो रहा है. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? Here we are not discussing about the surface tension. Here we are discussing about कि पानी जो है वो ग्लास पे ज्यादा क्यों फैल रहा है, वुड पे कम क्यों फैल रहा है? क्योंकि ग्लास इज मोर स्मूथ देन वुड, इसलिए ऐसा हो रहा है. फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं. यस यू कैन से फ्रिक्शन ऑल्सो. क्लियर? एवरीबडीज अंडरस्टैंडिंग हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, आपको कंपैरिजन वर्ड समझ में आता है क्या? आपको वर्ड कंपैरिजन समझ में आता है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है. एक आदमी है, उसको हमने रोड पे भगाया, तो वो भागा विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स प्रति सेकेंड. उसी आदमी को अब हम लोगों ने पानी में भगाया, उसी आदमी को अब हमने पानी में भगाया, तो उसकी वेलोसिटी हो गई 1 मीटर्स पर सेकेंड. आदमी सेम है, बिल्कुल सेम आदमी है. हमने यहां भगाया यानी कि एयर में भगाया तो ज्यादा तेजी से भागा, पानी में भगाया तो कम तेजी से भागा. क्यों ऐसा? आदमी तो सेम है, ऐसा क्यों हो गया? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? पानी में कम तेजी से क्यों भाग रहा है वो और एयर में ज्यादा तेजी से क्यों भाग रहा है वो? क्या आप जानते हैं पानी में फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा होगा, पानी में उसको फोर्स ज्यादा लग रही होगी, मीडियम बदल गया, आदमी तो वही है, पर वही सेम आदमी
अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का बिहेव क्यों कर रहा है? क्योंकि आजू बाजू की सिचुएशंस बदल रही हैं। उसी तरह से पानी जो है वो ग्लास पे अलग तरह से बिहेव करेगा और वुड पे अलग तरह से बिहेव करेगा, क्योंकि ग्लास का सरफेस ज्यादा स्मूथ है और वुड का सरफेस कम स्मूथ है। कॉमन सेंस। क्या आपको समझ में आया? एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो लिक्विड के साथ साथ सॉलिड के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्या पहला पॉइंट सब लोग के दिमाग में क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलिए बोलिए, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या आपको समझ में आ रहा है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट लिक्विड के साथ साथ सॉलिड पे भी डिपेंड करता है? किसी को डाउट है तो बोलो। चैट सेक्शन, कम ऑन, एनी डाउट्स? बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो फिर अगली चीज देखते थे, सेकंड पॉइंट देखते हैं फिर, अगर पहला पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया तो। सेकंड पॉइंट में हमसे कहता है वो कि इम्प्योरिटी। ओके अभिषेक, इम्प्योरिटी क्या है? इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन लिक्विड चेंजेस एंगल ऑफ कांटेक्ट। पानी में मौजूद इम्प्योरिटी एंगल ऑफ कांटेक्ट को बदल सकती है। क्या लगता है आपको? हमने लिया एक प्योर वाटर, हमने लिया एक इम्प्योर वाटर, हमने लिया एक ग्लास का सरफेस, हमने लिया एक ग्लास का सरफेस। इसके ऊपर डालेंगे हम प्योर वाटर और इसके ऊपर डालेंगे हम इम्प्योर वाटर। आपको बताना है एंगल ऑफ कांटेक्ट कौन ज्यादा बनाएगा, प्योर वाटर कि इम्प्योर वाटर ज्यादा बनाएगा? ज्यादा। कम ऑन। आसान भाषा में पूछूं तो कौन ज्यादा फैलेगा? बहुत सारे गेसेस आ रहे हैं। अच्छा चलो, जस्ट अ मिनट।
ओके चलो स्टार्ट करें। कितने लोग ने बहुत सारे जवाब दिए। प्योर वाटर ही फैलेगा और इम्प्योर वाटर नहीं फैल पाएगा इम्प्योरिटीज की वजह से। चलो बात को समझो। एंगल ऑफ कांटेक्ट decreases with the addition of impurities. Why so? ऐसा क्यों होगा? ध्यान से मेरी बात को समझना, ठीक है? अच्छी तरह से मेरी बात को समझना। जब आप पानी में इंप्योरिटी ऐड करते हो, जब आप किसी भी लिक्विड में इंप्योरिटी ऐड करते हो, तो क्या होता है? When you add impurity to a liquid, then the intermolecular forces decrease. ठीक है? क्यों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज होंगे? जरा हम सोच विचार करके बात करते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है? ये आपका दोस्त, ये आपका दोस्त, ये आपका दोस्त, आप सब लोगों ने हाथ पकड़ के रखा है, ठीक है? अब अगर मैं आपको कल को बोलूं कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे बीच में एक नया आदमी आने वाला है, अभी अभी वो तुमको तुम्हारे बीच में रहने वाला है, इधर इधर रहने वाला है तुम्हारे बीच में, तो तुम्हें क्या लगता है? पहले तुम लोगों ने एक दूसरे को अच्छी तरह पकड़ के रखा था कि नए आदमी आने के बाद पकड़ा। ये नया आदमी जो है ना, ये नया आदमी, ये इंप्योरिटी है। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी फोर्सेस इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? सोच के देखो, सोच के बताओ। इंप्योरिटी ऐड होने का मतलब कि पानी के दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई और बंदा आके बैठ गया। सोचो, पानी के दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई और बंदा आके बैठ गया। समझा? समझा? तो तुम्हारा तुम्हारा सरफेस टेंशन जो है वो क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? सब लोग पहले इस बात पे एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं कि अगर मैंने इंप्योरिटी ऐड की तो मेरे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगे? क्या सब लोग इस बात पे एग्री करते हैं? इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। खाली थोड़ी बहुत आपके दिमाग में जगह बना रहा हूं ताकि जब मैं डिटेल में बात करूं तो आपको समझ में आए। पहली बात, मुझे खाली इतना बोलो कि अगर मैंने पानी के मॉलिक्यूल के बीच में किसी और मॉलिक्यूल को डाल के रख दिया तो उनकी फोर्सेस डिक्रीज होंगी, यानी कि उनका सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। हाँ, ये बात सब लोग मानते हैं। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है? इस पर्टिकुलर जगह पे अगर मैंने एक पानी को गिराया और इस पर्टिकुलर जगह पे अगर मैंने एक इंप्योर पानी को गिराया, तो दोनों में फर्क क्या दिखता है आपको? सबसे पहला फर्क आपको यह दिखता है कि प्योर पानी जो है वो एक बेटर स्फीयर बना रहा है देन दिस। दिख रहा है आपको? प्योर पानी इम्प्योर पानी के मुकाबले एक बेटर स्फीयर बना रहा है। क्यों बना रहा है ऐसा? क्योंकि प्योर पानी के पास सरफेस टेंशन ज्यादा है। सरफेस टेंशन ज्यादा होने की वजह से उन लोग कुछ ना कुछ तो करके एक दूसरे को खींच रहे हैं और स्फीयर बनाने में कामयाब हो रहे हैं। उधर ही इम्प्योर पानी का सरफेस टेंशन कम है, जिसकी वजह से उनका स्फीयर बनाने का जो तरीका है वो कम होते जा रहा है, इसलिए वो फैलते जा रहा है।
आ रहा है दिमाग में, आ रहा है कुछ, आ रहा है? सोचो सोचो, मैंने जो पहला लेक्चर तुम्हें समझाया था ना, द फर्स्ट लेक्चर जो मैंने तुम्हें समझाया था, उसमें मैंने तुम्हें बहुत सारी बातें बताई थी। अगर तुमने बार बार रिवाइज की होंगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। एक बंदा अच्छा स्फीयर कब बना पाता है? जब वो उसका सरफेस टेंशन स्ट्रांग होता है। और किसी का सरफेस टेंशन कब स्ट्रांग होता है? जब उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती है, यानी कि कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग होती है। इम्प्योर की कहानी में क्या हो रहा है? इम्प्योर की कहानी में कोई और बंदा हमारे बीच में आके बैठ रहा है, इससे हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज हो रहे हैं, इसकी वजह से हमारा सरफेस टेंशन डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से हम लोग एक स्फीयर नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब ज्यादा फैलेंगे। तो कौन ज्यादा फैलने वाला है? कौन ज्यादा फैलने वाला है? प्योर की इम्प्योर? इम्प्योर ज्यादा फैलने वाला है। नहीं बैठा? किसी को दिमाग में नहीं बैठा? बैठा दिमाग में मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग क्यों इम्प्योर पानी फैलेगा? ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे प्योर फैलना चाहिए, प्योर है तो फैलेगा। ऐसा नहीं है, इम्प्योर फैलेगा। सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए। Everybody should be telling me if they've understood or not understood. Come on. पक्का? Can I move forward? ठीक है। अदिति क्या नहीं समझा आपको? अदिति परदेसी क्या नहीं समझा आपको? बोलिए, अनम्यूट किया मैंने आपको, बोलिए क्या नहीं समझा? यस अदिति। अदिति परदेसी, यस। सर आपने भी एक्सप्लेन किया कि इम्प्योरिटी वाटर ज्यादा फैल सकता है। सर वो कैसे? सर मेरा मेरा इंटरनेट, आपका इंटरनेट नहीं था। आपका इंटरनेट नहीं था। मैं एक और बार रिपीट करता हूं, ठीक है? अच्छी तरह से सुन लीजिए अगर किसी को प्रॉब्लम है तो, ठीक है? सबसे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज समझाई थी, ठीक है? क्या समझाया था जरा मैं आपको बताता हूं, ठीक है? अगर आपके पास बेटर कोहेसिव फोर्स है, इसका मतलब आपके पास बेटर सरफेस टेंशन होगा। इसका मतलब आप एक बेटर स्फीयर बना पाएंगे। ये बातें जितनी जल्दी आप अपने दिमाग में रखेंगे उतना अच्छा होगा। तनिष्का 6161, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बैठ के अच्छी तरह से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, वरना हर बार किसी का भी वीडियो ऑन होता है वो मुझे सोते हुए ही मिलते हैं। तनिष्का 6161, थैंक यू सो मच अच्छी तरह से बैठ के लेक्चर अटेंड करने के लिए। देख के अच्छा लगता है और पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। बहुत ही बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। बेटर कोहेसिव फोर्स होने का मतलब बेटर सरफेस टेंशन। बेटर सरफेस टेंशन होने का मतलब बेटर स्फीयर बनाएगा। ठीक है, ठीक है, आ रहा हूं अरीफा, आ रहा हूं। बस स्टार्टिंग से दिखा रहा हूं, सब लोग का ध्यान यहां पे होना चाहिए। एक एक लाइन बोलूंगा, सब लोगों को एक एक लाइन पे हाना भरना है और आगे बढ़ते जाना है। पूरा चीज समझा रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन। शॉर्ट एंड स्वीट समरी दे रहा हूं मैं आप लोगों को। बेटर कोहेसिव फोर्स, बेटर सरफेस टेंशन, बेटर स्फीयर। ये बात सब लोग के दिमाग में बैठ गई? सब लोग के दिमाग में ये बात बैठ गई? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब मेरा सवाल आप लोगों से है
when you add impurity, what happens to cohesive force? बोलो, जब आप किसी भी चीज में इंप्योरिटी ऐड करते हो तो कोहेसिव फोर्स के साथ क्या होता है? थोड़ा और नॉलेज चाहिए तुम लोग को थोड़ा और नॉलेज चाहिए? थोड़ा और नॉलेज दू? इट डिपेंड्स ऑन द solubility of impurity. यानी कि अगर कोई इंप्योरिटी हाईली सॉल्यूबल है, ठीक है, तो उससे सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता है। पर अगर कोई इंप्योरिटी स्पेरिंगली सॉल्युबल है, कंफ्यूज मत हो ना, सर मत पटक लेना, तुमने ही बोला था थोड़ा और नॉलेज चाहिए इसलिए और नॉलेज दे रहा हूं। स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा तो उससे सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। कोई मुझे बताएगा हाईली सॉल्युबल का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी ना, थोड़ी बहुत तो केमिस्ट्री पढ़ी होगी। डू यू नो व्हेन अ सब्सटेंस बिकम्स हाईली सॉल्युबल का मतलब क्या होता है? हाईली सॉल्युबल का मतलब होता है पूरी तरह से, अच्छी तरह से मिक्स हो जाना, अच्छे से घुल जाना, अच्छी तरह से घुल जाना। क्या आपको एग्जांपल दे सकते हो? हैव यू हर्ड अबाउट NaCl? NaCl के बारे में सुना आप लोगों ने? हैव यू हर्ड अबाउट NaCl? केमिस्ट्री में, अगर केमिस्ट्री में हम लोग NaCl के बारे में पढ़ते हैं, इफ यू स्टडी अबाउट NaCl इन केमिस्ट्री, कभी भी अगर आपने केमिस्ट्री में ऐसा सुना होगा, NaCl is added to water. Do you know when NaCl is added to water, it is highly soluble, right? Give me an example of sparingly soluble. Have you heard about phenol? Phenol is added to water. This is called as sparingly soluble. अरे कम ऑन यार, थोड़ी बहुत तो केमिस्ट्री पढ़ी होगी ना बचपन में? पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? थोड़ी बहुत तो केमिस्ट्री पढ़ी है ना? तुमने नॉलेज के बारे में बात की, लो नॉलेज दे रहा हूं अभी मैं, अच्छी तरह से मेरी बात सुनो। अगर तुमने इंप्योरिटी को मिक्स किया किसी भी बंदे के अंदर, तो सबसे पहले यह चेक करो कि वो हाईली सॉल्युबल है कि स्पेरिंगली सॉल्युबल है। अगर कोई चीज हाईली सॉल्युबल होती है तो उससे सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता है, और अगर कोई चीज स्पेरिंगली सॉल्युबल होती है तो उससे सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। आप मुझे एक बात बताओ, गंदा पानी जो होता है उसमें जो इंप्योरिटीज होती है वो हाईली सॉल्युबल होती है कि स्पेरिंगली सॉल्युबल होती है? गंदा पानी में इंप्योरिटीज हाईली सॉल्युबल है कि स्पेरिंगली सॉल्युबल है? या तो मैं बोलूं इनसॉल्युबल है। क्या लगता है आप लोगों को इंप्योरिटी क्या हो सकता है? पानी में इंप्योरिटीज क्या हो सकते हैं? पत्थर, मिट्टी, सैंड, मड, ये किस कैटेगरी में आएगा? हाईली सॉल्युबल कैटेगरी में आएगा कि स्पेरिंगली सॉल्युबल कैटेगरी में आएगा? स्पेरिंगली सॉल्युबल कैटेगरी में आएगा। इसका मतलब इम्प्योर वाटर, जब आप बात कर रहे हो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इम्प्योर वाटर, तो हम बोल सकते हैं द impurities in the water are sparingly soluble. This means surface tension of water, या फिर I should start with cohesive force of water will decrease. This implies surface tension will also decrease. This implies sphere
अच्छा अच्छा नहीं बनेगा, दिस इंप्लाइज वाटर ज्यादा फैलेगा, फैलेगा। ये लो, किसी भी टेक्स्ट बुक में ढूंढ लो, इतनी नॉलेज नहीं मिलेगी तुम लोग को। अब बोलो कौन ज्यादा फैलेगा, कौन ज्यादा फैलेगा, इम्प्योर फैलेगा कि प्योर फैलेगा। और एक चीज लिख लो, अगर कोई चीज ज्यादा फैलती है, अगर कोई चीज ज्यादा फैलती है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट, कोई चीज ज्यादा फैलती है, एंगल ऑफ कांटेक्ट के साथ क्या होगा, ज्यादा फैलने वाली चीजों का एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, कम की ज्यादा, कम की ज्यादा, एंगल ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा मेरे भाई, एंगल ऑफ कांटेक्ट मेरे भाई कम हो जाएगा। बोल 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 बोल, आ रहा है समझ में, घुस रहा है कुछ दिमाग में, घुस रहा है कुछ दिमाग में, पक्का याद रहेगा, ये टेबल याद रहेगा, ये टेबल याद रहेगा तुम लोग को। बेटर कोहेसिव फोर्स, बेटर सरफेस टेंशन, बेटर स्फीयर, दिस इंप्लाइज मोर एंगल ऑफ कांटेक्ट, या फिर इंक्रीज इन एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसका उल्टा क्या होगा, लेस कोहेसिव फोर्स, लेस सरफेस टेंशन, नॉट अ बेटर स्फीयर, डिक्रीज इन एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अब जब हम ये वाला डायग्राम पढ़ रहे हैं, अब जब हम ये वाला डायग्राम पढ़ रहे हैं, तो मेरे भाई लोग, इम्प्योर पानी में, इम्प्योर पानी स्पेरिंगली सॉल्युबल में आता है कि नहीं आता है। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल में मैंने क्या लिखा है, पढ़ लो जरा। सरफेस टेंशन घट रहा है, कोहेसिव फोर्स घटेगी, सरफेस टेंशन घटेगा, स्फीयर नहीं बनेगा, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी तो घटेगा मेरे भाई। बोल दो भाई, बोल दो बोल दो। ये नॉलेज याद रखना, हाईली सॉल्युबल में उल्टा होता है, हाईली सॉल्युबल में उल्टा होता है। कभी भी तुमसे कोई पूछेगा कि मैंने मैंने इंप्योरिटी ऐड कर दी, उसको पहले ये सवाल पूछना कि भाई तूने जो इंप्योरिटी ऐड की है वो हाईली सॉल्युबल है कि स्पेरिंगली सॉल्युबल है, तभी मुंह खोलना अपना। वरना खाली इंप्योरिटी बोल दिया तुम लोग शुरू हो गए तो गलत हो जाएगा। हाईली सॉल्युबल जब होता है, जब कोई हाईली सॉल्युबल इंप्योरिटी ऐड करते हो, तो सरफेस टेंशन उसकी वजह से इंक्रीज होता है, और अगर सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली एंगल ऑफ कांटेक्ट भी इंक्रीज होगा। क्लियर और नॉट क्लियर, मैंने एग्जांपल के साथ दे दिया, एग्जाम्पल के साथ दे दिया। NaCl पानी में अगर घुसेगा बेटा तो हाईली सॉल्युबल घुसेगा, और उसकी वजह से वो सरफेस टेंशन को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बढ़ेगा। अब तो टेंशन नहीं है कि अभी भी टेंशन है। ओ जी, मैं क्या गॉट इट है, हाँ जी एवरीबॉडी गॉट इट है। पक्का गॉट इट है। अगला आ रहा है अभी, इंप्योरिटी के बारे में तो हो गया आपके दिमाग में हर एक चीज क्लियर। अब अगला, तैयार, चलो देखते हैं अगले वाले सवाल का क्या जवाब है आपके पास। ये है मेरा तीसरा, पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ जी, ये है हमारा तीसरा, ठीक है। अगला है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। बोलो, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, मेरे कुछ सवाल है आपसे। कोहेसिव फोर्स के साथ क्या होगा, सरफेस टेंशन के साथ क्या होगा, और एंगल ऑफ कांटेक्ट के साथ क्या होगा। मेरे ये 3 सवाल है आपके साथ। सबसे पहला सवाल आप मुझे ये बताइए कि पहले वाले सवाल का जवाब दीजिए, कोहेसिव फोर्स के साथ क्या होगा अगर किसी भी चीज का मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं। बोलिए,
कोहेसिव फोर्स टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है कि घटती है? केमिस्ट्री लगाइए, केमिस्ट्री लगाइए। कोहेसिव फोर्स टेम्परेचर लगाने से घटती है कि बढ़ती है? जितने लोग इंक्रीज बोल रहे हैं उनको मुझे जवाब देंगे कि कैसे टेम्परेचर बढ़ने से कोहेसिव फोर्स का मतलब समझ में आता है? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कितना कस के पकड़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल पास पास में आते हैं कि दूर दूर जाते हैं रे बाबा? अरे टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल पास पास में आते हैं कि दूर दूर जाते हैं? मुझे खाली इस सवाल का जवाब दो पहले तुम्हें। टेम्परेचर बढ़ाने से दूरी बढ़ती है कि पास पास में आते हैं? ये अक्सा, क्या नाम था भाई इसका, बोल दे पास पास में आते। ये बाबा किधर पढ़ा रहे ऐसा केमिस्ट्री? बेटा दूर दूर जाते हैं मॉलिक्यूल्स, गो दूर दूर। ओके, कोहेसिव फोर्स विल डिक्रीज, सरफेस टेंशन विल डिक्रीज, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल डिक्रीज। काम खत्म। बड़ा समझा बेटा? समझा कि नहीं समझा? कॉमन सेंस है यार, कॉमन सेंस है यार। सरफेस टेंशन का एक्सप्लेनेशन चाहिए? सरफेस टेंशन क्यों कम हो रहा है इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए? कोहेसिव फोर्स घट रहा है तो सरफेस टेंशन घटेगा ही ना। अरीफा पहला लेक्चर अटेंड किया था? Did you attend the first lecture? In that first lecture, I told you everything depends on the cohesive force. If the cohesive force between the molecules are strong, then they are together and then they start making a sphere, and that means indirectly they are making surface tension. अगर cohesive force घटेगा तो automatically surface tension भी घटेगा ना। आज भी तो बताया मैंने ये चीज कितनी बार। कोहेसिव फोर्स और सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कोहेसिव फोर्स घटेगा, सरफेस टेंशन भी घटेगा। पहला लेक्चर अटेंड किया होगा तो अच्छी तरह से बात समझ में सब लोग को आएगी। तो तीन फैक्टर हमने डिस्कस किए अभी के अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में। वो तीन फैक्टर ये है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट तीन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, लिक्विड पे डिपेंड करता है और सॉलिड पे डिपेंड करता है। लिक्विड पे डिपेंड करने का मतलब कौन सा लिक्विड यूज कर रहे हो। सॉलिड का मतलब लिक्विड को कौन से सॉलिड के ऊपर डाल रहे हो। अच्छा खासा डिस्कशन इसके ऊपर हुआ। इंप्योरिटी के मामले में डिटेल में आपको समझाया गया कि इंप्योरिटी सिर्फ ये नहीं देखना है कि इंप्योरिटी डाला, ये भी पूछना है कि इंप्योरिटी हाईली सॉल्युबल है कि स्पेरिंगली सॉल्युबल है। हाईली सॉल्युबल हो गया तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा। इंप्योरिटी अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल है, सरफेस टेंशन घटेगा, जिससे एंगल ऑफ कांटेक्ट भी घटेगा। लास्ट एंड फाइनल, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं, जिसकी वजह से आपका कोहेसिव फोर्स कमजोर होता है, और कोहेसिव फोर्स कमजोर होने की वजह से ऑटोमेटिकली सरफेस टेंशन भी कमजोर हो जाता है। और सरफेस टेंशन कमजोर हो गया बेटा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी कम हो जाएगा, क्योंकि सरफेस टेंशन अगर तगड़ा है तो बंदा स्फीयर बनाता है, और सरफेस टेंशन तगड़ा नहीं है तो बंदा फैलता है। ठीक है? एनीबॉडी, एनी डाउट्स यू वांट टू आस्क ऑन दिस? डन। क्लास में जस्ट 1 मिनट में आया, किसको डाउट है तो पोस्ट करो।
ओके, कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है ठीक है, चलो कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में पूछ रहे थे। जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी पॉसिबल है। फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास, ठीक है, अगर आपने प्योर वाटर को एक क्लीन ग्लास पे डाला तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्रीज का हो सकता है। ठीक है, अगर आपने मर्क्यूरी को एंड क्लीन ग्लास अगर आपने यूज किया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 140 डिग्री का होता है। केरोसिन का भी एग्जांपल आप ले सकते हो। अगर आप केरोसिन विथ क्लीन ग्लास लेते हो तो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट 26 डिग्री का बनता है। कुछ बातें हैं जो आपने याद रखनी चाहिए। बोलिए, रखेंगे याद? डन 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 डन, फटाफट बोलिए। क्लियर है? एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में क्लियर? अच्छा चलो, किसी ने मुझे एक और चीज पूछी थी कि सर आपने हाईली सॉल्युबल लिखा, आपने स्पेरिंगली सॉल्युबल लिखा, आपने इनसॉल्युबल तो नहीं लिखा। इनसॉल्युबल के लिए क्या क्या होगा बताओ जरा। चलो, एक बंदे ने मुझे लिख के बोला सर इनसॉल्युबल के लिए क्या होगा? इनसॉल्युबल, बोलो। सरफेस टेंशन क्या घटेगा बढ़ेगा? यस, अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल के लिए घट रहा है तो ऑब्वियसली बात है इनसॉल्युबल के लिए भी सरफेस टेंशन घटेगा ही ना, क्योंकि इनसॉल्युबल तो और खतरनाक है, वो तो अच्छी तरह से मिक्स ही नहीं हो रहा। बराबर है? एवरीबडी हैज गॉट द हाईली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। खाली इतना याद रखना, हाईली सॉल्युबल में सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है, बाकी स्पेरिंगली सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों केसेस में सरफेस टेंशन घटता है। चलो बहुत ही बढ़िया। दैट मीन्स वी हैव फिनिश्ड द एंगल ऑफ कांटेक्ट। चलो एक और चीज जरा मैं आपको समझा देता हूं। टेम्परेचर रिलेटेड एक बात है, ठीक है, एक और नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या है वो नॉलेज? हाँ, द टेम्परेचर द टेम्परेचर the temperature at which the temperature at which the surface tension of a liquid becomes 0 is called critical temperature। हमने अभी अभी क्या पढ़ा था कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपका सरफेस टेंशन घटता है। तो सपोज करो कि आपने टेम्परेचर इंक्रीज करते गए करते गए करते गए करते गए, तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते जाएंगे तो सामने वाली पार्टी का सरफेस टेंशन घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब सामने वाली पार्टी का सरफेस टेंशन 0 हो जाएगा। जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सामने वाली पार्टी का सरफेस टेंशन घट के 0 हो गया, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को आप क्रिटिकल टेम्परेचर के नाम से जानेंगे। याद रहेगा ये बात भी? याद रहेगा सब लोग के दिमाग में? पक्का? क्लियर? ठीक है, और एक नॉलेज क्रिटिकल टेम्परेचर की नॉलेज के बाद और एक नॉलेज। अरे किसका एंगल बना के दिखाना है?
रिया, आप मुझे जीरो एंगल आप मुझे बना के दिखाओ, बताओ जीरो एंगल कैसे बनाओगे? जब सरफेस टेंशन है ही नहीं तो कोई एंगल कैसे बनेगा, बताओ मेरे को। यस रिया, इफ देर इज नो सरफेस टेंशन देन हाउ कैन यू मेक एन एंगल, बराबर ना? अरे सॉरी की बात नहीं है, मैं पूछ रहा हूं आपको। हाँ बराबर ना, एंगल तो बनेगा ही नहीं ना, बराबर नहीं? नो सरफेस टेंशन मींस वो तो पूरा का पूरा फैल जाएगा, और अगर पूरा का पूरा फैल गया तो एंगल कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, एक और नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इसका रीजन मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपके पास गूगल है, आप गूगल कर सकते हो, रीजन मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? बिल्कुल मेरी बात ध्यान से समझना। इन केस ऑफ मोल्टन कॉपर और मोल्टन कैडमियम, the surface tension increases with its temperature। ये एक एक्सेप्शन है। हर बार हमने क्या पढ़ा, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन घटता है, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन घटता है। परंतु मोल्टन का मतलब आपको समझ में आता है? व्हाट डज मोल्टन मींस? एवरीबॉडी नोज व्हाट्स मोल्टन इज? पिघला हुआ। मोल्टन का मतलब सबको समझ में आता है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स व्हाट्स मोल्टन इज? मेल्टेड, मेल्टेड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, पिघला हुआ, है ना? अगर आप मोल्टन कॉपर लेंगे या फिर मोल्टन कैडमियम लेंगे, इन दोनों के केसेस में जो सरफेस टेंशन होता है वो इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ। व्हाई? ये आपका होमवर्क रहेगा, करेंगे, पता लगाएंगे ये बात सब लोग, एवरीबॉडी पता लगाएंगे पक्का। एंड आंसर पता करने के बाद मुझे भेजना है व्हाट्सएप पे कि क्यों ऐसा होता है कि मोल्टन कॉपर और मोल्टन कैडमियम का सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। ये आप लोग ने पता करके मुझे बताना है, ठीक है? बिकॉज कॉपर हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखते हैं, चलो एक बार सब लोग मुंह दिखाई करवा दो, आज के लिए इतना काफी है। अरे मुंह दिखाई करवा दो। दो लोग को तो आज ही मैंने सोते हुए देख लिया, पकड़ लिया मैंने। मैं भी ना एक दिन सोते सोते पढ़ाऊंगा, देख बदला दूंगा मैं भी तुम लोग से। देखना कैसे सोऊंगा मैं, तुमको दिखाऊंगा। मैं भी ऐसा पूरा पूरा ऐसा फैल के सो के पढ़ाऊंगा, वीडियो ऑन करके। एक घोरते घोरते पढ़ाऊंगा एक दिन तो। नमूने लोग सोते सोते लेक्चर अटेंड करते हो। किसका? रिया का? क्या प्रॉब्लम है रे रिया? बोलो रे, पेपर कैसा गया था? कैसे बोलोगे तुम? मैंने अनम्यूट नहीं किया तुमको। हाँ मस्त था सर। मस्त था। 20 में से 20 आया नहीं कि किसी को? 14 मिले। कितने मिले? 14। 14? ऐसे ऐसे कैसा मस्त पेपर होता है? 14 मिलने पे कैसा मस्त पेपर होता है? फुल आने पे मस्त होता है। आदित्य जादव को फुल आए क्या? इशिता 34 आउट ऑफ 40। ओके, अगला टेस्ट रखा है हम लोगों ने जनवरी एंडिंग में, और जनवरी एंडिंग तक जितने भी चैप्टर्स होंगे
सारे के सारे चैप्टर्स आपके एग्जाम में आएंगे, तो कृपया करके वापस पढ़ाई चालू कीजिए। ठीक है, करेंगे पढ़ाई। नो रिएक्शन ही है, रिएक्शन ही नहीं किसी का। आज लोग सर आपका चेहरा दिखाओ, मेरा चेहरा देख के क्या करेंगे रे तुम लोग। यस सर, दिखाओ ना। काय का चेहरा दिखाओ, एक दिन चेहरा दिखाया तो आधे लोग तो टेस्ट में भी नहीं आए थे उस दिन, टेस्ट छोड़ के चले गए आधे लोग, चेहरा दिखाया तो मैंने उस दिन से मैं चेहरा ही नहीं दिखाने वाला था। चलो बढ़िया, बाकी लोग बढ़िया एकदम, पढ़ाई वढ़ाई करो, रेगुलर लेक्चर अटेंड करो, मिस मत करो वरना ग्रुप से निकाल दूंगा। आदिति परदेसी काय का प्लीज है रे बाबा, क्या किस बारे में प्लीज है? सरिता किस बारे में प्लीज है? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो, गुड नाइट है सब लोग को, बहुत ही बढ़िया गुड नाइट है। यूट्यूब पे आएंगे वीडियोस देखो, टेंशन मत लो, पढ़ाई करो। सर डू यू नो व्हेन योर बोर्ड एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट? नो आई डोंट नो। ठीक है, चलो चलो चलो, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, चलो बाय।